नमस्कार। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप ये समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ किस मुद्दे पे बातचीत करने वाला हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर के बीए और बीकॉम के, उन सब के लिए एक अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है हिंदी का, जिसे कंपलसरी हिंदी भी आप कहते हैं। और उस पेपर का टाइटल होता है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो आज मैं उस विषय से संबंधित इस बार जो आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें प्रश्न का पैटर्न क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पैटर्न होंगे। मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, मैं इसको भी लेके दिखाऊंगा, आपको डिटेल्स में बताऊंगा। साथ ही साथ कैसे आंसर राइटिंग करनी है, इस मुद्दे पे आपके साथ चर्चा करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस बार, जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरे अंत तक आप आराम आराम से एक एक बिंदु पे मेरे साथ जुड़ें और इस पूरी प्रक्रिया को कि कैसे आपके प्रश्न पत्र होंगे, क्या क्या सेक्शन होंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव, कैसे क्या होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ अंत में मैं परीक्षा में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जहाँ से प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं, उसके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो शुरुआत पहले करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, इस बात के साथ कि क्या पैटर्न होगा, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पहले आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन होगा, जो प्रश्न होगा, वो है मल्टीपल चॉइस, वो ऑब्जेक्टिव होगा। पूरे सिलेबस से आपसे कोई 14 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें से 14 का उत्तर आपको देना होगा। और ये सारे प्रश्न जो होंगे वो आपके सिलेबस से होंगे, ओवरऑल सिलेबस से होंगे। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि एक एक यूनिट से कितने अंक के प्रश्न होंगे, और लॉन्ग आंसर को कैसे आपने डिफाइन करना है, कैसे उसकी आंसर राइटिंग आपको करनी है। तो जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने, अगर मैं सवाल करूँ तो पहला सवाल है, ड्राफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रारूपण। यानी कि ये जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, वो पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अभिवादन का प्रयोग किस पत्र में होता है। तो आप जानते हैं कि सही उत्तर क्या होगा? सामाजिक पत्र में होता है। जब हम पत्र कोई अपने रिश्तेदार को लिखते हैं, किसी रिलेटिव को, मित्र को, जिस किसी को भी लिखते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा संगणक। संगणक हिंदी नाम है कंप्यूटर का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 3 शब्द दिए गए हैं और इसमें से एक शब्द जो है वह शुद्ध है, उज्ज्वल। तो वो उत्तर ग होगा। उज्ज्वल जब भी हम लिखते हैं तो आधा ज और आधा ज, फिर पूरा व और ल होता है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना विकार के हिंदी में आ गए, वे क्या कहलाते हैं? तो ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी कि हूबहू संस्कृत के शब्दों को हम स्वीकार कर लेते हैं हिंदी में, वे तत्सम शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? 3 विकल्प हैं, जलज, अंबर और नभ। तो आपको पता है अंबर भी आकाश का पर्यायवाची है, नभ भी है। जलज कहते हैं कमल को, तो सही उत्तर होगा जलज। अब यहाँ पे आपने एक ध्यान दिया होगा कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, क्या आकाश का पर्यायवाची है उस पर ही आंसर टिक कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। प्रश्न को आपने पहले आराम से, ध्यान से, शनैः शनैः पढ़ना है। किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा विलोम। विलोम कहते हैं उल्टे को। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आपको पता होगा कि उपसर्ग पहले लगकर अर्थ बदल देते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि उदाहरण दूं, मेरा नाम, उसमें स्वयं उपसर्ग है। शांत क्या है? मूल शब्द है, उसमें प्र उपसर्ग लगा है, तो क्या हो गया? प्रशांत। यानी कि जो ज्यादा गंभीर हो, शांत हो, प्रसन्न हो, वो प्रशांत कहलाता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि अपने नाम का अर्थ बता रहा हूं। आगे जिन शब्दों के टुकड़े खंड करने पर अर्थ ना निकले, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ी कहते हैं। ये रूढ़ शब्द होते हैं जिन्हें आप, जिनके टुकड़े करेंगे तो उसके कोई अर्थ आपको नहीं मिलते। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 कह रहा है, क्ष, त्र, ज्ञ हिंदी वर्णमाला में किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको पता है कि ये सब संयुक्त व्यंजन है। आधा क और आधा मूर्धन्य श, दोनों के मिलने से क्ष बनता है। आधा त और र के मिलने से त्र बनता है। आधा ज और य के मिलने से
गिया बनता है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? सही उत्तर होगा देवनागरी। एक वैज्ञानिक लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होना चाहिए, किसने कहा? ये कथन प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक भोलानाथ तिवारी जी का है। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? हार्डवेयर। आप जानते हैं कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीज़ें जो आउटपुट डिवाइस हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न क्रमांक 14 कह रहा है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? आपको मालूम होगा 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। टाइप को हिंदी में क्या कहते हैं? टंकण। प्रिंटिंग को मुद्रण कहते हैं। तो सही उत्तर होगा टंकण। तो इस तरह से कुल 15 प्रश्न आपसे ओवरऑल पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 14 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। इसका उत्तर देने का सही तरीका मैं आपको बता दूं क्या करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न पूछा ड्राफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपने क्या किया, एक आंसर अगर मान लीजिए होगा ग, तो ग लिखें और साथ में प्रारूपण भी लिख दें। पूरा करें इसको, सिर्फ ग न लिखें, सिर्फ ख न लिखें, ग का के साथ जो आंसर होगा वो आपको लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तीन का क भी लिखें और साथ में संगणक भी लिखें। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 14 अंकों का होगा। अब आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्या होगा और क्या पैटर्न होगा। तो देखिए, आपने अगर अपने सिलेबस को ध्यान से देखा होगा तो उसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, और आपके पेपर में प्रश्नों की संख्या 5 होगी, यानी कि 14 अंक के एक प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न में अगर सेक्शन भी है ए और बी, क और ख, तो भी 14 अंक का होगा। तो जो पहला प्रश्न होगा 14 अंकों का ऑब्जेक्टिव, वो पूरे सिलेबस से होगा, लेकिन जो प्रश्न क्रमांक 2 होगा, ठीक है, वह आएगा आपको यूनिट 1 से। यूनिट 1 से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिखाऊं कि 2 का भाग 2 में जब आप आते हैं तो प्रश्न है 2 का क, प्रारूपण से क्या अभिप्राय है? अच्छे प्रारूपण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 7 अंक का प्रश्न है। अथवा अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को छात्रवृत्ति पाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। ये 7 अंक के प्रश्न हैं, इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। और ख में आए तो अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए, अथवा टिप्पण का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब ख में 2 विकल्प हैं, अनुवाद भी और टिप्पण भी, इनमें से किसी एक का उत्तर आपको देना। यानी कि आप देखेंगे कि भाग 2 में क और ख, तो दोनों में ऑप्शन है, यानी कि कुल प्रश्न हो गए 4। पहले 2 के क में से किसी एक का देना है और ख में से 2 में से किसी एक का देना, यानी कि 7 अंक का एक प्रश्न और 7 अंक का दूसरा प्रश्न। तो कुल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, और अंक मिलेंगे इसके लिए आपको 14, अगर आप पूरा बिल्कुल सही उत्तर लिखते हैं तो। यानी कि अधिकतम अंक जो आपको मिलेंगे वो होंगे 14 अंक। ठीक है, और ये होगा यूनिट 1 से। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट 1 से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, इसको मैं आगे बताता हूं, पहले मैं क्वेश्चन पे चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला है प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, तो इसमें है मुहावरे व लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उसके वाक्य बनाइए। ठीक है, ये 3 के 2 विकल्प हैं, या तो आप मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करें, या फिर इन जो 4 मुहावरे हैं इनका अर्थ लिखें और वाक्य में इसका प्रयोग करें। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न। ठीक है, अच्छी बात यह होगी कि अगर आपको सभी मुहावरे के अर्थ आते हैं तो उनका अर्थ लिखें और वाक्य में उसका प्रयोग करें तो आपको ज़्यादा अंक आएंगे। जैसे आकाश पाताल तक एक करना, कान पर जूं न रंगना, नमक मिर्च लगाना, हवा से बातें करना, ये सब बहुत आसान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग किए जाने वाले मुहावरे हैं जिसका अर्थ आपको मालूम है। तो इनमें से कोई एक करना। फिर जो ख है, यह निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। कुल वाक्यों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 में से किन्हीं 6 वाक्यों को शुद्ध करना। ये वाक्य किसी न किसी तरह से कोई ना कोई इसमें कमी है, कोई ना कोई गड़बड़ी है। जैसे कि एग्जाम्पल दूं, मैंने सेब को खाया, ये वाक्य गलत है। सही उत्तर क्या होगा? मैंने सेब खाया। ठीक है, उसी तरह से वह रविवार के दिन आएगा। ठीक है, रविवार अपने आप में एक दिन है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा, सही वाक्य होगा वह रविवार को आएगा। तो इस तरह से आप जरा सामान्य बुद्धि का प्रयोग करेंगे और आपने अगर पढ़ा होगा, पढ़ाया गया क्लास में आपको, तो आप इसका उत्तर सही कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांश में से किन्हीं 6 के लिए एक शब्द लिखिए। आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है, पर्यायवाची भी है, विलोम भी है, पारिभाषिक शब्दावली भी है। तो इनमें से लॉन्ग में प्रश्न आएंगे। तो जैसे कि उदाहरण दें, अपने परिवार सहित, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सपरिवार, एक शब्द आपको लिख देना है। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति कहते हैं उसे। आकाश चूमने वाला, गगनचुंबी। ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। जिसका कोई शत्रु न हो, उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। जो संविधान के अनुकूल हो, संवैधानिक। वह औरत जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, तो उसे परित्यक्ता कहते हैं। दोपहर का समय क्या होता है? पूर्वाह्न। ठीक है, तो इस तरह से आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है प्रश्न 4 में, जो जैसा कि आप देख रहे हैं। 4 के ख में आए तो देखें यहाँ पे भी विकल्प है। देवनागरी लिपि का अर्थ लिखकर उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा देवनागरी लिपि के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए इसके सुधार संबंधी सुझाव पर विद्वानों के द्वारा बताई बातों का उल्लेख कीजिए। इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। ठीक है, प्रश्न 5, कंप्यूटर की संरचना पर प्रकाश डालते हुए इसके गुणों का उल्लेख कीजिए, अथवा कंप्यूटर का अर्थ स्पष्ट करते हुए मनुष्य बनाम कंप्यूटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये जो 2 प्रश्न हैं कंप्यूटर से हैं, इनमें से किसी एक का उत्तर आपको देना है। जो अथवा वाला जो लास्ट का क्वेश्चन है कि मनुष्य बनाम कंप्यूटर, तो ये बहुत लॉजिकल तार्किक प्रश्न है कि मनुष्य ने ही कंप्यूटर को बनाया है, यानी कि कंप्यूटर किसकी उपज है? मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, उसकी मेधा की उपज है, उसकी शक्ति की उपज है। और अब कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है, कैसे वो मनुष्य से भी तेज गति से काम करता है, तो तुलनात्मक रूप से आपको इसका आंसर लिखना है कि मनुष्य की ही निर्मित है, लेकिन मनुष्य से अधिक तेज गति से यह काम कंप्यूटर करता है, काम को आसान बनाता है, सुविधाजनक बनाता है। तो बहुत अच्छा उत्तर आप इसका लिख सकते हैं। और 5 का ख है, निम्नलिखित में से किन्हीं 8 पारिभाषिक शब्दों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अकाउंट, एडहॉक, सर्कुलर, क्लर्क, डिस्पैच, इनक्लोजर्स, नोटिफिकेशन, टेंडर, ये सारे शब्द हैं। तो आपने ये क्वेश्चन पेपर देख लिया, इसमें एक बात आप ध्यान में रखें, वाक्य शुद्ध करने के लिए या पर्यायवाची या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या पारिभाषिक शब्दावली, इनमें से लॉन्ग आंसर आएंगे जो आपको लिखना होगा। ठीक है, आपको सही करना होगा, ये निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अब यूनिट वाइज क्या सही क्या वो प्रश्न वे कौन से टॉपिक हो सकते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 में जो हॉट टॉपिक्स हैं, जहां से सवाल पूछने की पूरी संभावना है, अगर यूनिट 1 से अगर ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका लॉन्ग आंसर नहीं छूटेगा। तो यूनिट 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, विषयों में से बड़े सारे विषय हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट मुद्दा हो सकता है वह है अनुवाद क्या है, अनुवाद की परिभाषा, विशेषता, अनुवाद के महत्व इत्यादि पे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, टिप्पण और प्रारूपण में से किसी एक पे निश्चित रूप से आपसे सवाल होगा। और एक प्रश्न और इस विषय से कि पत्र लेखन क्या है, या किसी को पत्र लिखने के लिए आपसे कहा जा सकता है, प्राचार्य को लिखें, किसी मित्र को लिखें, बधाई देने के लिए पत्र लिखें। तो यूनिट 1 से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है अनुवाद, टिप्पण, प्रारूपण और पत्र लेखन। ये आप ध्यान से अगर कर लें तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। यूनिट 2 से मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है, ये निश्चित रूप से आएगा। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे आप याद कर लें, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है ये आप पढ़ लें, कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ आप याद कर लें तो आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 2 में ही शब्द शुद्धि का है और वाक्य शुद्धि का है, तो ये आएगा, वाक्य शुद्ध करने के लिए आएगा या शब्द शुद्ध करने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न आएगा। यूनिट 3 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है देवनागरी लिपि से संबंधित एक लॉन्ग आंसर निश्चित रूप से आएगा। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, उसके मानकीकरण और दोष, ये जो 3 टॉपिक हैं इससे सवाल निश्चित रूप से आएंगे। आप प्लेलिस्ट के आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फर्स्ट ईयर कंपलसरी की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कार्यालयी हिंदी हो गया, देवनागरी, पत्राचार, टिप्पण, प्रारूपण, अनुवाद, सब पे वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट 3 से ये टॉपिक रहेंगे जिससे सवाल पूछे जाएंगे। अब आ गए यूनिट 4 पे। तो यूनिट 4 पे कार्यालयी हिंदी और अनुवाद, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि ये हर बार यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर और हिंदी, इससे भी एक सवाल होगा। और पारिभाषिक शब्दावली, कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ होंगी
मैंने अपने वीडियोज़ में कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में बताया है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसे कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लॉन्ग आंसर कर लेंगे, बना लेंगे। अब रही बात कि आंसर राइटिंग करें कैसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो इसको लेके मेरा सीधा सटीक आपको सुझाव है कि प्रश्न क्रम से करें, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव बनाएं, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करें। आप गलती क्या करते हैं, 2 का क बनाते हैं और प्रश्न क्रमांक ध्यान से दें, 2 का क और प्रश्न लिख दें, अगर संभव हो तो मोटे अक्षरों में प्रश्न भी लिखें। तो 2 का क, फिर 2 का ख, 3 का क, 3 का ख, सीरियल में, सीक्वेंस में एक एक करके क्रमवार ढंग से आप प्रश्न का उत्तर लिखें। जब आप स्कैटर्ड आंसर राइटिंग करते हैं तो एग्जामिनर को दिक्कत होती है कॉपी चेक करने में, और एक जो झुंझलाहट होती है उसका नुकसान कई बार बच्चों को झेलना पड़ जाता है। और क्या होता है, आप क्या करते हैं, 2 का क, फिर 5 का क, फिर 3 का क, फिर 4 का ख। तो इस तरह से अव्यवस्थित ढंग से प्रश्न का उत्तर कभी ना लिखें। प्रयास करें कि हमेशा क्रम से प्रश्नों का उत्तर आप दें और प्रश्न का उत्तर पॉइंट वाइज ज़्यादा से ज़्यादा लिखें आप। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपसे अनुवाद की विशेषताएं पूछी गई, तो पहले अनुवाद की विशेषताएं आपने बता दी 4-5, ठीक है, और फिर उसकी व्याख्या थोड़ी थोड़ी आपने कर दी। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डाला करें। ठीक है, जितना पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे उतना ही कॉम्पैक्ट, समराइज और टू द पॉइंट आपका आंसर होगा। और किताबी भाषा में प्रश्न का उत्तर कभी ना लिखें, रटी रटाई भाषा में प्रश्न का उत्तर कभी ना लिखें। अपने से विषय को समझें और उसे अपने शब्दों में आप लिखें। जितने आसान और सरल ढंग से आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे उतने अच्छे अंक आपको मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने डिटेल में इस विषय को आपके साथ साझा किया और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आप सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो विषय टॉपिक मैंने बताए हैं उसे आप ध्यान से पढ़ लें। जिस तरह से मैंने प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए कहा है उसे देख लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा ही दिया और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। आप सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।